welcome to my channel once again, the world of social study and geography. You will get everything here on this channel that's related with each and everything with the social study, class 7 till from class 7 till class 10, and the geography of 11, 12 graduation and post graduation and so on. Okay, so today we are going to start a new chapter of French Revolution, and that is of class 9. First of all, I would like to tell you that French Revolution is a very interesting chapter. बहुत अच्छा chapter है. You will learn many new things, many new words in this chapter. Okay, and French Revolution is so it is basically the time when you can say in 8th class you have studied about the in history, that is the British period, modern history. जो आप modern history एक क्लास 8th में जो आपने modern history जिस पीरियड की पढ़ी थी उसी पीरियड में फ्रांस में यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेक्स्ट चैप्टर आपका रशियन रेवोल्यूशन है. ये सारे रेवोल्यूशन यहाँ पर चल रहे थे जिस पीरियड में ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे, द सेम पीरियड. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. एंड इंट्रोडक्शन द लेट पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी का लेट ऑफ 18th century, late part of the 18th century में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. ओके, सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन which played an important role in the making of modern world. modern world को create करने में, modern world बनाने में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत ही ज़्यादा important role play किया है. To create a modern world. Create, we can also write over here, to create a modern world in the late 18th century, French Revolution played a very important role. Okay, the Renaissance in Europe. What do you mean by Renaissance? Renaissance. Okay. I can't say to you that Renaissance का आप मीनिंग मुझे write it in the comment box नहीं कह सकती, because Renaissance से ही पूरा चैप्टर जो है related है, तो I have to tell the meaning. You can tell this meaning later on, आप बाद में बता सकते हैं, और on the video you can write it also. Renaissance means basically to use this word is used to be called as rebirth. Rebirth, renewal भी हम कह सकते हैं, and also we can also to be called as revival भी कह सकते हैं. Renaissance, rebirth, renewal और revival, एक नई चीज बनना या किसी बहुत पुराना ट्रेडिशन जो बरसों से many hundred of years से जो फॉलो होता हुआ आ रहा है कोई ट्रेडिशन, उसे एक नया मुकाम देना, एक नई पहचान देना. कल्चर, आर्ट, मेडिसिन, एजुकेशन में एक नई पहचान देना, एक नई चीज़ देना. ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसमें दिया हुआ है आपका मूवमेंट इन द आर्ट, लिटरेचर में एक नई पहचान देना, म्यूजिक में एक नई पहचान देना. ठीक है, फिलॉसफी विच फ्लोरिश्ड इन द लेट मिडिवल पीरियड के टाइम पर फ्रांस में जो है, नॉट द फ्रांस, होल ऑफ द यूरोप में एक नई तरीके की होड़ चली थी, हर चीज़ को एक नया मुकाम देना, म्यूजिक को, आर्ट को, लिटरेचर को, एजुकेशन को. ठीक है, एंड द मैनी मोर थिंग्स, इन सारी चीज़ों को एक नई पहचान देना. ओके, सो Renaissance in Europe had brought about intellectual freedom and also gave birth to a chain of revolution. इस Renaissance का यहाँ पर मीनिंग है कि यूरोप में had brought about intellectual freedom, मतलब लोग जो है intellectually लोग जो है फ्रीडम महसूस कर रहे थे. एक नई चीज़ आ गई थी. नई चीज़ क्या आ गई थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लोगों को नई फ्रीडम्स के बारे में पता चला. नई फ्रीडम में एक एग्जांपल देती हूँ, दैट इज इक्वालिटी, कि एवरीवन शुड हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली. ठीक है, उससे पहले लोगों को
उनको इक्वालिटी के बारे में नहीं पता था कि इक्वालिटी क्या होती है। अगर कोई बड़े लोग हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब उनको बुरा लगता था, वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दे थिंक कि शायद हम लो कास्ट वाले पीपल हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, तो हमारी किस्मत में यही लिखा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों के दिमाग से ख़त्म होने लगी और लोग एक नए दुनिया की तरफ जाने लगे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं रेनेसांस, एक नई दुनिया यूरोप में स्टैब्लिश होने लगी, एक नई दुनिया यूरोप में बनने लगी। लोगों को पता होने लगा कि इक्वालिटी क्या होती है, गेव बर्थ टू अ चेन ऑफ रेवोल्यूशन। और इसी वजह से पूरे यूरोप में, नॉट इन द फ्रांस, पूरे यूरोप में स्पेन, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, पुर्तगाल, जितनी भी आपकी प्लेसेस हैं यूरोप में, जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर एक रेवोल्यूशन की होड़ चल रही, मतलब गिव बर्थ टू द, यहाँ पे लिखा है चेन ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे रेवोल्यूशंस होने लगे। रेवोल्यूशन कौन कर रहा था? लोग कर रहे थे, पीपल कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उस जमाने की, उस टाइम की गवर्नमेंट से, क्योंकि बेसिकली एट दैट टाइम ऑल्सो यूरोप में जो है एक एट दैट टाइम यूरोप में जो है ज़्यादातर जो है मोनार्की सिस्टम की टाइप की गवर्नमेंट हुआ करती थी, मोनार्की गवर्नमेंट हुआ करती थी, किंग्स का, क्वींस का रूल था, एंड किंग वांट टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, ही कैन डू इन आवर कंट्री विद आवर पीपल्स, विद आवर पीपल्स। सो वो जो चाहता था वो अपने लोगों के साथ करता था, वो जो चाहता था अपनी कंट्री में नया रूल लाना, रेगुलेशन लानी, छोटे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना, छोटे कास्ट के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना, पुअर पीपल्स को आगे बढ़ने नहीं देना, पुअर पीपल को एजुकेशन का राइट नहीं, पुअर पीपल को साथ में खड़े होने का राइट नहीं, पुअर पीपल्स को किसी भी चीज़ का हक नहीं देना, सारे हक अपर क्लास के पीपल को, ठीक है। आपके 3 स्टेट्स में, लाइक आगे आप पढ़ोगे 3 स्टेट्स में डिवाइडेड किया था उन्होंने सोसाइटी को, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट सबसे लोअर होता था, फर्स्ट स्टेट में आपके किंग्स वगैरह ही आते थे, सेकंड स्टेट में बिजनेसमैन, क्लर्जी मैन्स, ठीक है। ये थर्ड में जो लोअर, गरीब, बहुत ज़्यादा पुअर होते थे, वो लोगों को रखा था इन लोगों ने, ठीक है। तो उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है। तो एट दैट टाइम नॉट इन द फ्रांस बट इन होल ऑफ द यूरोप इट्स अ मोनार्की रूल, मोनार्की टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोग धीरे 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 जो थे वो अपने हक के लिए लड़ने लगे और फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में एक रेवोल्यूशन का एक होड़ चल पड़ी थी। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन हर जगह रेवोल्यूशन हो रहे हैं, स्पेशली इन यूरोप विच डिस्ट्रॉय द एज ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर, पुराने टाइम का, ठीक है, ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर, फ्यूडल ऑर्डर, फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम की टाइप की गवर्नमेंट थी, फ्यूडल सिस्टम टाइप की गवर्नमेंट, एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम टाइप की गवर्नमेंट थी, यानी कि आपकी मोनार्की सिस्टम, ठीक है ना, मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की टाइप का सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फ्यूडल ऑर्डर मींस जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जो लैंड होल्डर्स होते थे, लैंड होल्डर्स या लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो लैंडलॉर्ड्स जो है वो क्या करते थे कि उनकी पूरी ज़मीनें होती थी, वो ज़मीन जो है वो ज़मीन पर किराएदार रखते थे, टेनेंट्स रखते थे, और उन टेनेंट्स लोगों से, किराएदारों से जो है वो उस ज़मीन पे काम करवाते थे अपनी लॉयल्टी और सर्विस के बदले, ठीक है ना, अपनी लॉयल्टी और सर्विस के बदले में क्या कर, मीन्स टू से कि अगर जो उनके नौकर होते थे, उनके जो टेनेंट्स होते थे, नौकर जो किराएदार वगैरह होते थे, उनसे कहते थे अब हमारी ज़मीन पे जो है आप काम करिए, यही आपको, मतलब उनको कोई पैसा नहीं देते थे, वो काम करने का पैसा नहीं देते थे, तो अगर आप हमारी ज़मीन में अच्छे से, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप हमें सारा प्रोडक्शन आप हमको करके दोगे, फिर हम इसमें से जो मर्जी होगा
आपको देंगे नहीं देंगे, इस टाइप का सिस्टम चलता था, ठीक है ना। तो फ्यूडल ऑर्डर को पूरी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, रशियन रेवोल्यूशन ने और भी बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, उन सब ने इस फ्यूडल ऑर्डर को खत्म कर दिया और एक नए टाइप का सोसाइटी में, नहीं पूरी यूरोप में जो है, पूरी यूरोपियन सोसाइटी में एक नई कह सकते हो एक नए तरीके का सिस्टम स्टार्ट हुआ, दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। ये चीज खत्म हो गई और स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नई इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी यूरोप में धीरे धीरे बनने लगी, दिस इज टू बी कॉल्ड एज रेनेसांस। ओके, आगे क्या है, इट गेव बर्थ टू द वर्ल्ड आइडिया ऑफ, यही मैं बताना चाह रही थी कि वर्ल्ड को एक न्यू आइडिया दिया, दैट इज वर्ल्ड को पता होने लगा कि इक्वालिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, ठीक है, and opened the floodgates for the development of an open society। अब लोगों को ये पता होने लगा, it gave birth to the world of idea of liberty, okay, equality, okay, liberty, equality, fraternity, ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स, ये तीन वर्ड्स के बारे में लोगों को अब पता हुआ। इससे पहले तक यूरोपियन पीपल्स डोंट नो अबाउट व्हाट इज लिबर्टी, हमारी लिबर्टी क्या है, हमको किस चीज की लिबर्टी मिली हुई है, इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है ये 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मैंने in my video बताया हुआ है, what is liberty, equality, fraternity। if you want to see that video you can see on my YouTube channel, okay। so ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता थी। मैंने आपको अभी बताया ना कि लोग जो पुअर पीपल होते थे, लो क्लास वाले पीपल होते थे, लो क्लास में होते थे, सबसे नीचे लोअर कैटेगरी में जिन गरीब पुअर पीपल्स को रखा था, तो वही सोचते थे कि भाई हमारी किस्मत में यही है और जो है हमें ऐसे ही जिंदगी काटनी है, और बहुत सारे लोगों ने इसी तरीके से जिंदगी काटी। यूरोप में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, जिस तरीके से इन द सेम वे, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूं तो इन द सेम वे लाइक अगर आप ब्रिटिश टाइम के बारे में अगर आप सोचो, क्योंकि यू आर ए 9th क्लास, आपने 8th की ब्रिटिश हिस्ट्री, आपने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो क्या होता था इंडिया में ब्रिटिश हिस्ट्री में, एशियन टाइम में, एशियन पीरियड जो था, एशियन हिस्ट्री थी इन द क्लास 6, जो आपके आर्यंस ने जो इस सोसाइटी डिवाइड करी थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या करते थे, किसको एक्सप्लॉइट करते थे, किसको परेशान करते थे, शूद्र लोगों को, ठीक है। शूद्र लोग वेदास नहीं पढ़ सकते, शूद्र लोग कोई सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, क्षत्रिय भी किसी तरीके का कोई सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, रिचुअल्स नहीं कर सकते, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, किसी तरीके के रीति रिवाज नहीं कर सकते, कोई फंक्शन में शूद्र नहीं बैठेगा। क्षत्रिय को इसलिए नहीं करने देते थे कि क्षत्रिय को ब्राह्मण्स ने अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा था कि कभी भी किसी भी किंग से, किसी भी राजा से, किसी और दुनिया के लोगों से अगर लड़ाई छिड़ेगी, कुछ भी होगा ब्राह्मण्स के बीच में, तो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण्स के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई, तो इन लोगों ने क्या किया, शूद्र को हमेशा नीचे कैटेगरी में रखा। इंडिया में भी, इंडिया में तो ये खैर बरसों से चल रहा था, बट हम ये कभी सोच नहीं सकते कि यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हो सकती है। यूरोपियन कंट्रीज में तो भैया बड़ा मॉडर्नाइजेशन है, बड़ा मॉडर्न है, एजुकेटेड है, बहुत सारे पीपल्स बड़े एजुकेटेड है और इतना डेवलपमेंट है। तो वो जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, वो बहुत बाद में ही आई है, उसी पीरियड में आई है, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के पीरियड में, जिस पीरियड में ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे, उसी पीरियड में ही पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, पूरे यूरोप में ये रेवोल्यूशंस चल रहे थे। स्पेन, जर्मनी, ठीक है, पुर्तगाल, बुडापेस्ट, जितनी भी ये कंट्रीज हैं, इनमें ये रेवोल्यूशंस चल रहे थे। लोग अपनी हक के लिए लड़ना लोगों ने शुरू कर दिया था, और ये रेवोल्यूशन भी कहाँ से स्टार्ट हुए, इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज से। ये सारे रेवोल्यूशन धीरे धीरे यूरोप पहुंचे, यूरोप के लोगों को पता चला धीरे धीरे लिबर्टी, हमारी लिबर्टी क्या है, हम ये काम करने के लिए हमारा राइट है, ये काम हम कर सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं,
भी कह सकते हैं, अपने हक के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। इक्वालिटी क्या है, हमें हर चीज़ का बराबर से अधिकार होना चाहिए, वोटिंग का राइट होना चाहिए, साथ बैठने का राइट होना चाहिए, हम छोटे पुअर हैं हमें एजुकेशन का राइट होना चाहिए, हमें ये राइट होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए, ऑल द राइट्स, ठीक है। फ्रेटर्निटी कि हमें भी हर चीज़ में आगे होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में यूरोपियन पीपल्स को भी उसी दौरान पता लगा 18th सेंचुरी में, जब यहाँ इंडिया में भी ब्रिटिशर्स जो है बहुत बुरी तरह से इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, पूरा रूल कर रहे थे, कब्जा कर चुके थे। इंडिया में ये एक्सप्लॉइटेशन बहुत पहले से हो रहा था, एशियंट पीरियड से, ठीक है। आर्यंस ने जब सोसाइटी डिवाइड करी तो ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण्स जो थे वो आपको शूद्र को एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत टाइम से चल रहा था। ओके, सो फ्रेटर्निटी एंड ओपन द फ्लड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट। और जब लोगों को ये पता चला दैट ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये हमारा हक है, हमारा राइट है, तो पीपल्स ने, लोग जो थे अब एक नई ओपन सोसाइटी की तरफ जो थे अब चल पड़े थे। अब उन्होंने मोनार्की सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम पूरा खत्म करने की डिमांड करी, किंग से, राजाओं से, ठीक है, क्वीन से, जो उस टाइम पर पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम, मैक्सिमम कंट्रीज में मोनार्की चलती थी, ठीक है। तो उन्होंने किंग्स जो थे, क्वींस जो थी, वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट थी, उसको ख़त्म करके और ख़त्म करने की डिमांड करी और एक नई ओपन सोसाइटी की, हमें भी खुल के जीने की आज़ादी है। पहले उनको ऐसे ओपनली जीने की आज़ादी नहीं थी। किंग क्वीन किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते थे, किसी को भी उठा के मार देते थे अगर उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो वो किसी जो उनके वो होते हैं, आर्मी जो उनकी होती थी, वो किसी को भी उठा के जेल में डालते, किसी को भी उठा के मार दे। These things are happened in European countries. तो यूरोप में स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये इसी टाइप के सेम रेवोल्यूशन स्पेन, जर्मनी, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जो है ये इस टाइप के रेवोल्यूशंस चलते गए और वहाँ के पीपल्स जो थे खुल के जीने की आज़ादी की मांग वहाँ की गवर्नमेंट से करने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन रिजीम एंड इट्स क्राइसिस। सो यू कैन अंडरस्टैंड रेनेसांस की रेनेसांस क्या था, एक न्यू बर्थ, यानी कि पूरे यूरोप का एक नया चेहरा, पूरे यूरोप एक नई तरीके से लोगों ने अब जीना शुरू करने लगे थे और जीना चाहते थे, खुल के जीना चाहते थे। रीबर्थ, पूरे यूरोप का एक रीबर्थ हुआ, ठीक है। पूरे यूरोप के लोग जो है नए तरीके से जीने की ख्वाहिश करने लगे। Ancient regimes and its crisis. The French Revolution had been building up for many years. बहुत सालों तक, many years तक French Revolution चलता रहा। Peasants work from dawn to dusk. जो peasants थे हमारे, peasants थोड़ी पॉलिटिक हिंदी यार, peasants जो फार्मर्स होते थे, मजदूर जो होते थे, peasants जो ज़्यादातर आपके खेतों वगैरह में काम करते थे, ठीक है ना। peasants मजदूर you can say। तो मजदूर जो था वो आपका dawn to dusk तक काम करता था, dawn to dusk ये काम करवाया जाता था। फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में। पीजेंट से dawn to dusk यानी कि सुबह 4 बजे से लेके रात के 10, 11, 12 बजे तक उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। जितना भी प्रोडक्शन होता था वो सारा का सारा मोनार्की गवर्नमेंट के पास जाता था, सारा का सारा किंग के पास जाता था, राजाओं के पास जाता था, क्वींस के पास जाता था। अब वो अपने हिसाब से पूरा प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, क्रॉप्स अपने हिसाब से अपने राज्य को बांटते थे, उनकी ही किंगडम होती थी। एशियंट पीरियड में लेकिन क्या होता था कि एशियंट पीरियड्स में जो राजा होता था, जैसे अशोका था, वो अपने किंगडम की बहुत देखभाल करता था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे अपनी किंगडम की देखभाल करना, अपने राज्य के लोगों को अच्छे से खाना प्रोवाइड कराना, ये एशियन पीरियड में बहुत अच्छे हमारे जो हिंदू किंग्स रहे इंडिया में काफ़ी अच्छे रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ यूरोप में ऐसा नहीं था, मोनार्की सिस्टम में। और ये dawn to dusk ये काम भी जो है वो लोअर पीपल से ही करवाते थे, जो पुअर पीपल से, उनसे ये काम करवाते थे, पीजेंट से, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर ऑन लैंड ओन्ड बाय देयर लोकल लॉर्ड्स, यानी कि जो उनके लोकल लॉर्ड्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो लोग मजदूरों से देन dawn to dusk दिन रात काम करवाते थे, ठीक है ना। एंड
टैक्सेस वर हैवी, इस पर टैक्स बहुत हैवी लगाते थे ये लोग, उनसे काम भी करवाते थे, फिर उनसे जो है हैवी टैक्सेस लेते थे, ठीक है, भर भर के उनसे पैसे लेना, काम जो कहीं किया, वर्क जो उन्होंने किया, वो वर्क का सारा प्रोडक्शन भी अपने पास रख लेना, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ वॉर दैट फ्रांस हैड फोर्ड इन द 17th and 18th सेंचुरी। अब टैक्सेस क्यों ज्यादा लेते थे? क्योंकि फ्रांस ने 17वीं शताब्दी जिसे कहते हैं और 18वीं शताब्दी में 17th and 18th सेंचुरी में बहुत सारी लड़ाइयाँ डिफरेंट अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ, फ्रांस की बहुत सारी लड़ाइयाँ, तो उन लड़ाइयों में जितना पैसा खर्च हुआ, आर्म्स एंड मिशंस, खाना पीना, राशन, आर्मी को प्रोवाइड कराना, ठीक है, वो जितना सारा कुछ खर्च हुआ वो पीजेंट से हैवी टैक्स लेकर, पीजेंट से, वर्कर से, इन सब से हैवी टैक्स लेकर, और मिडिल क्लास फैमिली में भी थोड़ा सा कम टैक्स लगाते थे, लोअर पे सबसे ज्यादा टैक्स लेते थे, ठीक है ना, उनसे टैक्स लेकर वो वसूलना चाहते थे जितना स्पेंड हुआ, जितना खर्च हुआ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ लुइस 16 एंड लुइस 15, ठीक है, लुइस 14 एंड 15, सॉरी 16 नहीं, 14 एंड 15, बिकॉज इट्स इन रोमन फिगर ना, 14 एंड यस 15, तो 17 और 18 सेंचुरी में थे आपके लुइस 14, फ्रांस के राजा लुइस 14, और 18 सेंचुरी में थे आपके फ्रांस के किंग लुइस 15। ओके, तो दिस जो नॉर्मल ये नंबर है हिस्ट्री में, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री हम नहीं लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं वैसे, लुइस 14 एंड लुइस 15, ठीक है ना, रोमन फिगर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, सो लुइस 14 एंड 15, 17 एंड 18 सेंचुरी में उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, फ्रांस ने अदर यूरोपियन कंट्रीज से, डिफरेंट और भी बहुत कंट्रीज से लड़ी होंगी, तो वो सारा पैसा जो था, जितना खर्च हुआ लड़ाई में, वॉर में, खाना प्रोवाइड कराना, आर्म्स एंड मिशन खरीदना, ये वो ऑल दैट, ठीक है, सो वो सारा हैवी टैक्सेस लेकर वसूल कर रहे थे लोगों से, ठीक है। सो कॉजेस, ये कुछ रीजन थे आपके, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, क्योंकि जो वो हैवी टैक्सेस जब वो वसूल कर रहे थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसीलिए हुआ क्योंकि लोग जो थे वो हैवी टैक्सेस दे देकर परेशान हो चुके थे। तब 17 और 18 सेंचुरी के बाद ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सो आपका बताएंगे अभी आगे, दिखाते हैं, आप बताते हैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम, और बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं इसमें आपके, वॉर इन रेवोल्यूशन, वॉर इन अमेरिका भी हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये अभी यहीं तक है, इसके बाद है आपके कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो अभी तो ये तो इंट्रोडक्शन था, सो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वी आर गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टुडे दिस इज द इंट्रोडक्शन, टुडे टिल हियर ओनली, क्योंकि ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं कि क्या रीज़न, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर रीज़न बता दिया हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीज़न क्या था, ठीक है ना। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। थैंक यू एवरीवन।